गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और प्रीवियस क्वेश्चंस का रिवीजन भी साथ में कर रहे होगे। ओके, तो आज के सेशन में हम बायो के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन मिसलेनियस है, आई मीन हर टॉपिक से ली गई है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन से। और ये जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मनुष्य की हड्डियों में मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियाँ होती हैं, यानी देयर आर टोटल बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने पाए जाते हैं? ओके, तो ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप, मुझे पता है कि आप 100% सही दोगे। ओके, तो ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? 53। सेकंड क्या बोल रहा है? 106। सी क्या बोल रहा है? 221। एंड डी क्या बोल रहा है? 206। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 206 हड्डियाँ होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियाँ होती हैं। ओके, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है, यानी द डिवाइस यूज टू कंट्रोल द हार्ट बीट। हार्ट बीट को जो डिवाइस कंट्रोल करती है उसका नाम क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये एक आर्टिफिशियल मशीन होता है, आर्टिफिशियल डिवाइस होता है जो कि क्या करता है? हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो क्या उस उपकरण का नाम डायलाइज़र है, पेसमेकर है, CT स्कैन है या फिर ऑक्सीजनेटर है? तो आप सभी को पता होगा कि क्या कौन सा डिवाइस है वो? पेसमेकर होता है। क्या होता है? पेसमेकर होता है। ठीक है, जो क्या करता है? हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ये कब यूज़ किया जाता है? जब किसी का हार्ट फेल हो जाता है तो पेसमेकर हार्ट के स्थान पे, पेसमेकर सेम वर्क करता है किसका? जो हार्ट फंक्शन करता है वही फंक्शन क्या किया जाता है? पेसमेकर करता है। इसीलिए इसे हम आर्टिफिशियल हार्ट भी बोलते हैं। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, यानी द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है? जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। ओके, ये शायद 5 या 6 टाइम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? लीवर। सेकंड क्या है? थायरॉयड ग्लैंड। थर्ड क्या है? प्यूटिटरी ग्लैंड। फोर्थ क्या है? सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो 100% राइट आंसर है इसका क्या है? प्यूटिटरी ग्लैंड, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यानी प्यूटिटरी ग्लैंड जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। ये पाया कहाँ जाता है? ये आप जिसको पता है वो कमेंट में लिख दो। ये कहाँ पाया जाता है ये प्यूटिटरी ग्लैंड? तो ये ब्रेन के निचले हिस्से में। कहाँ? ब्रेन के निचले हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? तो ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है। क्या करता है? ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। प्यूटिटरी ग्लैंड का अनदर नेम क्या होता है? मास्टर ग्लैंड होता है। क्या होता है गाइस? मास्टर ग्लैंड होता है। प्यूटिटरी ग्लैंड का अनदर नेम है। तो थर्ड का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो गाइस, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो हमारा अगला प्रश्न है। वो क्या बोल रहा है? कौन से रक्त समूह का व्यक्ति दूसरे किसी भी रक्त समूह के व्यक्तियों का रक्त लेने की क्षमता रखता है? यानी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि रक्त समूह यानी कौन सा ब्लड ग्रुप किसी इंसान का होगा कि वो किसी भी ब्लड ग्रुप को ले सकता है। ठीक है, एबल है लेने में। ठीक है ना, तो कौन सा होता है? जिसको इसको पता है वो जल्दी से लिख दो। मैंने ब्लड ग्रुप को लेकर एक वीडियो दिया भी था और उसमें सारे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया था। ठीक है, तो ये तो सबसे सिंपल है। आई होप आप सभी का आंसर सही होगा।
वैसे फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन को। विच ब्लड ग्रुप पर्सन हैज़ द एबिलिटी टू टेक ब्लड ऑफ एनी अदर ब्लड ग्रुप। तो ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। तो आप सभी को पता होगा कि यूनिवर्सल रिसीवर कौन है। यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप ए बी है। यूनिवर्सल रिसीवर बोल लो या एक्सेप्टर बोल लो। ओके, तो कौन सा है, ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर या यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, और ओ को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है। तो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस, जो अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, ट्रोकोमा किस अंग का रोग है। आपके सामने एक डिजीज़ का नाम दिया गया है और पूछा गया है कि ये डिजीज़ किस अंग में पाया जाता है। ठीक है, किस अंग में होने वाला डिजीज़ है, कौन सा डिजीज़, ट्रोकोमा। ओके, तो क्या ट्रोकोमा डिजीज़ ट्रैकिया में होता है, या लंग्स में होता है, या टंग में होता है, या आइज़ में होता है। ठीक है, तो जहाँ तक कि आप लोगों को सबसे पहले ये जानना होगी ट्रोकोमा डिजीज़ होता क्या है। ट्रोकोमा डिजीज़ होता क्या है, तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है। क्या होता है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है। ठीक है, और इस इन्फेक्शियस डिजीज़ को कॉज कौन करता है, बैक्टीरिया करता है। कौन करता है, बैक्टीरिया करता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, उस बैक्टीरिया का नाम आप लोग जान लो। तो गाइज, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, कैलमाइडिया ट्रोकोमैटिस। ओके, वैसे इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बट जान लेना ज़रूरी है। मे बी एक दो कहीं टफ क्वेश्चन डाल दे, ठीक है ना, कि बैक्टीरिया का नाम पूछ दे। तो क्या है, कैलमाइडिया ट्रोकोमैटिस, जो कि कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, ट्रोकोमा डिजीज़। और ये होता कहाँ है, तो ये आई का डिजीज़ है। ये क्या है, आई का डिजीज़ है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये आई का डिजीज़ है। ठीक है, ये आँख में होता है और इसके कारण ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। ठीक है, ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ट्रोकोमा डिजीज़ नया था, इसलिए मैंने इतना डिस्क्रिप्शन बताया, बैक्टीरिया का नाम बताया, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, किस ऑर्गन में होता है, तो ये आई में होता है। ठीक है ना, आई रिलेटेड ऑर्गन में ये डिजीज़ पाया जाता है। तो ये काफ़ी है इतना डिस्क्रिप्शन। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस भ्रूण कोष स्तर से तंत्रिका तंत्र का निर्माण कोशिरुकी प्राणियों में होता है। यानी वर्टिब्रेट्स की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, वर्टिब्रेट्स की बात कर रहा है कि वर्टिब्रेट में नर्वस सिस्टम जो फॉर्म होता है वो किस एम्ब्रियोनिक लेवल पे होता है। ठीक है ना, किस भ्रूण कोष स्तर पे होता है। क्या एक्टोडर्म पे होता है, मेसोडर्म पे होता है, या इंडोडर्म पे होता है, या फिर इपीडर्म पे होता है। तो आप सभी को पता हो कि शरीर में जितने भी अंग होते हैं या उत्तक होते हैं, अंग या होता है या उत्तक होते हैं, उसका निर्माण तीन जनन स्तर में होता है। ठीक है, एक एक्टोडर्म, एक मेसोडर्म और तीसरा क्या है, इंडोडर्म। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो होगा आपका एक्टोडर्म। क्या होगा, एक्टोडर्म। ठीक है ना, एक्टोडर्म एक्टोडर्म तंत्रिका तंत्र का निर्माण कोशिरुकी प्राणियों में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिलेंट्रेटा फाइलम का नहीं है। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, सिलेंट्रेटा फाइलम से कौन है जो बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देखते हैं कौन कौन सा दिया है। फर्स्ट क्या है, कोरल यानी प्रवल। सेकंड क्या है, जेलीफिश। थर्ड क्या है, कटल फिश। और डी क्या है, सी एनीमोन। ओके, तो जो कोरल है वो भी सिलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग करता है, जेलीफिश भी करता है, कटल फिश नहीं करता है, सी एनीमोन भी सिलेंट्रेट फाइलम से बिलोंग करता है। ये सब किसका है, सिलेंट्रेट फाइलम का एग्जाम्पल है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यानी कटल फिश। कटल फिश क्या
कटलफिश सिलेंट्रेट फाइलम से बिलोंग नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर किस फाइलम से बिलोंग करता है, किस फाइलम से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये किस फाइलम से बिलोंग करता है कटलफिश? वो मॉलुसा फाइलम से, मॉलुस्का फाइलम से बिलोंग करता है कटलफिश। ओके, ये कटलफिश किस फाइलम से बिलोंग करता है? तो मॉलुस्का फाइलम से कटलफिश बिलोंग करता है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस प्रक्रिया के कारण पौधे लकड़ी रूप बनते जाते हैं? यानी जो छोटा सा पौधा देखते होंगे आप, वो नाजुक रहता है, ठीक है ना, सॉफ्ट रहता है, आसानी से टूट जाता है, वो किस प्रोसेस के कारण एक वृक्ष में परिवर्तन हो जाता है। और वृक्ष का स्टेम बहुत मोटा होता है, वो तोड़ने से नहीं टूटता है, ठीक है, उसको काटना पड़ता है। तो आखिर ये कौन सा प्रोसेस होता है जिसके कारण क्या पौधा लकड़ी में परिवर्तन हो जाता है? ठीक है, यही आपसे उसी प्रक्रिया का नाम पूछ रहा है कि आखिर उस प्रक्रिया को कहते क्या है। ठीक है, तो ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? इम्प्रेग्नेशन। सेकंड क्या बोल रहा है? लिग्निफिकेशन। थर्ड क्या बोल रहा है? मिनरलाइजेशन। फोर्थ क्या बोल रहा है? जीवाश्मिकीकरण। ओके, तो क्या बोलते हैं उसको? यानी फॉसिलाइजेशन। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फॉसिलाइजेशन। ठीक है ना, तो आखिर उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गाइस, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं लिग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? लिग्निफिकेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? लिग्निफिकेशन। ठीक है, आखिर ये लिग्निफिकेशन प्रोसेस होता क्या है? ये लिग्निफिकेशन प्रोसेस होता क्या है? तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। क्या होता है? ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जटिल प्रक्रिया है। क्या है? जटिल प्रक्रिया। इसमें क्या होता है? जो कार्बन अणु होते हैं, जो कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कार्बन एटम्स होते हैं, वो जो कार्बन एटम्स होते हैं ना, वो लिग्निन प्लस सेलुलोज, ठीक है ना, लिग्निन प्लस सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज प्लस पेक्टीन से जो उसका सेल वॉल होता है ना, प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो किस चीज़ से भरते जाता है? उसमें क्या क्या हो जाते हैं? तो उसमें लिग्निन रहता है, सेलुलोज रहता है, हेमी सेलुलोज रहता है, पेक्टीन रहता है। ये सब से क्या होता है? वो भरता जाता है उसका सेल वॉल। इससे क्या होता है? भरता जाता है और वो एक ट्री के रूप में हो जाता है। ठीक है, यानी वुडी हो जाता है, उसका स्टेम क्या हो जाता है? वुडी हो जाता है। ठीक है, पहले उसमें सिर्फ सेलुलोज रहता है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टीन, लिग्निन सब आ जाता है और वो क्या हो जाता है? वुडी हो जाता है। ठीक है, और थिक हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्लांट, जो छोटा सा प्लांट रहता है। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? लिग्निफिकेशन बोलते हैं। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? लिग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लिग्निफिकेशन किसको बोलते हैं और किस प्रक्रिया के कारण पौधे लकड़ी में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? किस आबादी में जीनों की कुल योग को कहते हैं? यानी सम टोटल ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, इसको कहते क्या है? ठीक है ना, किस आबादी में जीनों के कुल योग कहते हैं? ठीक है, तो ये आपसे क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले ये समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि टोटल जीन के सम, ठीक है, टोटल जीन के जो सम होते हैं उसे कहते क्या है? ठीक है ना, वो आपसे एक वर्ड का ये एक डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है ना, एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन लिया गया है, लाइन हूबहू लाइन डायरेक्ट लेकर रख दिया गया है। तो ये किसका डेफिनेशन है? ये जीन टाइप का, जीन समुदाय का क्या है? डेफिनेशन है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीन कम्युनिटी ने जीन पूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीन पूल। ठीक है ना, आखिर ये जीन पूल होता क्या है? तो ये ना टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी इसे ये भी बोल सकते हो कि द सम ऑफ टोटल ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड जीन पूल। क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड जीन पूल। या फिर हिंदी में बोलना है तो बोलेंगे आबादी में जीनों की कुल योग को कहते हैं जीन समुदाय। आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं?
तो आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं? जीन समुदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन समुदाय कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइज? अंशवाहिनी पौधों में नहीं होते, यानी नॉन वस्कुलर प्लांट्स डू नॉट हैव। नॉन वस्कुलर प्लांट में क्या नहीं होता? मेरिस्मेटिक सेल नहीं होता, जाइलम नहीं होता, पैरेन्काइमा नहीं होता, फ्लोएम नहीं होता। तो क्या नहीं होता है उसमें? विभाज्योतिकी नहीं, कोशी नहीं होता, सॉरी, विभाज्योतिकी कोष नहीं होता, यानी मेरिस्मेटिक सेल नहीं होता। मेरिस्मेटिक सेल नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है ना, यानी मेरिस्मेटिक सेल नहीं होता। इस सेल का स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, मेरिस्मेटिक सेल नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पौधों में रचनात्मक आधार प्रदान करने वाली उत्तक जो लिग्निन युक्त का नाम है। यानी आपसे क्या पूछ रहा है कि पौधों में जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? पौधों में स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, यानी रचनात्मक आधार कौन प्रदान करता है? जो क्या कंटेन करता है? जो, एक बात याद रखिए कि जो लिग्निन कंटेन करता है। ये भी बात, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो इस आधार पे क्वेश्चन का आंसर आप गलत कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये याद रखिए क्वेश्चन में क्या किया? विच कंटेन लिग्निन, जो क्या करता है? लिग्निन से युक्त है, यानी लिग्निन को कंटेन करता है। तो चलो ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन क्या दे रहा है? कॉलरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा या फिर फ्लोएम। तो आखिर क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पौधों में 3 बेसिक टाइप के टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? पौधों में 3 बेसिक टाइप के टिश्यू होते हैं। ठीक है, पहला क्या हो गया? कॉलेन्काइमा। चलिए मैं इसी में बताती हूँ, लिखती नहीं हूँ। पहला क्या हो गया? कॉलरेन्काइमा। पहला क्या हो गया? कॉलरेन्काइमा। दूसरा हो गया स्क्लेरेन्काइमा। तीसरा हो गया पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ये पैरेन्काइमा कहाँ, पहले कॉलरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है? कॉलरेन्काइमा की बात करते हैं। तो कॉलरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है? तो कॉलरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो कॉलरेन्काइमा जो होता है पेटियोल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेटियोल में पाया जाता है, लिप्स में पाया जाता है, यानी पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, या फिर यंग स्टेम में पाया जाता है, जो यंग स्टेम होता है वहाँ पाया जाता है। ठीक है ना, ये स्पेशलाइज्ड सेल होता है और इसका जो सेल वॉल होता है वो, इसका सेल वॉल किससे बना रहता है? सेलुलोज प्लस पेक्टिन से, सेलुलोज प्लस पेक्टिन से। ठीक है, ये इससे बना होता है। ठीक है, और ये सपोर्ट देता है, ये प्लांट को सपोर्ट देता है। कॉलरेन्काइमा प्लांट को सपोर्ट देता है, बट इसमें लिग्निन कंटेन नहीं होता है। कॉलरेन्काइमा में लिग्निन कंटेन नहीं होता। तो ऑप्शन ए हमारा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लिग्निन युक्त होना चाहिए। तो ये लिग्निन कंटेन नहीं करता है, इसलिए ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। सेकंड की बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की। तो स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है बच्चों? ये कहाँ पाया जाता है? तो ये मैच्योर पार्ट में पाया जाता है। जो प्लांट का जो मैच्योर पार्ट होता है उसका टिश्यू किससे बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा से। किससे बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा से। इसका सेल वॉल ये क्या करता है? तो ये लिग्निन कंटेन करता है। क्या करता है? लिग्निन कंटेन करता है, लिग्निन कंटेन करता है। और इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? तो ये रचनात्मक आधार प्रदान करता है, यानी स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है किसको? प्लांट को। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, आंसर का पता तो चल गया, बट हम क्यों छोड़े एक पैरेन्काइमा को? पैरेन्काइमा के बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, जब 2 के बारे में जान लिए तो पैरेन्काइमा के बारे में भी जान लेते हैं, ताकि हमें पता रहेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगर कुछ आता है तो आप बता पाओगे। ठीक है, तो पैरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है? तो सॉफ्ट पार्ट में पाया जाता है। कहाँ? सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट में, ऑफ द प्लांट में पाया जाता है। ठीक है ना, सॉफ्ट पार्ट में पाया जाता है। इसका सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? तो सेलुलोज से। इसके सेल वॉल में सिर्फ सेलुलोज ही प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों के बारे में पता चल गया। बेसिक नॉलेज जितना होना चाहिए उतना पता चल गया है, और ये क्वेश्चन का आंसर भी पता चल गया होगा। और इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट था उसको ध्यान में रखिए, कंटेन लिग्निन। अगर ये लाइन छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन पढ़ते समय तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पौधों की जड़ की सर्वाधिक वृद्धि अवस्था निम्नलिखित में से होती है, यानी पौधों में जो
क्या होता है, वृद्धि होता है, सर्वाधिक वृद्धि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ फेज का नाम पूछ रहा है कि कहाँ होता है। ठीक है, कहाँ होता है, तो आप सभी को पता होगा कि कहाँ होता है, जड़ से ज़्यादा होता है, लेकिन जड़ के किस भाग से होता है। ठीक है, तो यही हमें पता करना है। तो ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, जड़ के अग्रभाग में, यानी जड़ जो होता है, जैसे ये जड़ है तो ये जड़ के अपर पार्ट में, या फिर जड़ के अग्रभाग के ठीक पीछे, यानी ये जड़ है इसके अपर पार्ट, यानी सपोज अगर हम एक जड़, इसको लेके हम एक जड़ बना रहे हैं ये, तो इस अपर पार्ट के यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन होता है ग्रोथ फेज, या फिर मिट्टी के ऊपर जो प्लांट होते हैं वहाँ जल्दी ग्रोथ होता है, मैक्सिमम ग्रोथ होता है, या फिर सूर्य प्रकाश और मिट्टी के उपस्थिति में, या फिर लाइट हो और मिट्टी हो तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ होगा। तो ये कोई मायने नहीं रखता है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि 3 फेज में इसका क्या होता है, जड़ होता है। ठीक है, देखो मैंने फिगर बना दिया कि जो प्लांट का रूट होता है, ठीक है ना, रूट में 3 पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। ओके, 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो एक होता है जोन ऑफ सेल डिवीज़न, एक यहाँ से यहाँ तक होता है जोन ऑफ सेल डिवीज़न, दूसरा क्या होता है, मिडिल में होता है जोन ऑफ इलोंगेशन, और सबसे ऊपर में क्या होता है, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम जो ग्रोथ होता है ना वो यहाँ पे होता है, मैक्सिमम ग्रोथ जो होता है वो जोन ऑफ इलोंगेशन में होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जस्ट बिहाइंड द रूट ऑफ रूट, यानी जड़ के अग्रभाग से ठीक पीछे के भाग का, मतलब जड़ से जो निकलता है उसके ठीक पीछे ये वाला भाग। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम ग्रोथ होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी जो होगा उसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइज, देखते हैं। पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बीज के अंकुरित होते समय कुछ घटनाएं पाई जाती हैं उनका, मतलब जब बीज अंकुरित होता है यानी जर्मिनेशन टाइम, जब सीड का जर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी घटनाएं पाई जाती हैं यही आपसे पूछ रहा है। तो क्या, और वो क्रमबद्ध पूछ रहा है कि क्रम से बताना है। ठीक है, क्या सबसे पहले उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद स्प्राउट निकलता है। स्प्राउट मतलब क्या हुआ, ये सपोज एक बीज है तो यहाँ से जो निकलता है ना, ये जैसे ये सॉइल है तो यहाँ से ऐसे करके कुछ ग्रीन टाइप निकलता है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्प्राउट बोलेंगे। जब इसका स्वीट कवर टूटेगा उसके बाद एक जो छोटा सा हरा सा निकलता है और ये आगे चल के पत्ती में कन्वर्ट होता है, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्प्राउट बोलेंगे। ठीक है ना, यानी अंकुरित होना। ठीक है, तो क्या सबसे पहले उसका साइज़ इंक्रीज होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर स्प्राउट निकलता है, या फिर, तो नहीं ऐसा नहीं होता, पहले साइज़ इंक्रीज नहीं होता है पहले से। तो ऑप्शन ए तो कट गया, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, क्या एब्जॉर्प्शन होता है, सबसे पहले पानी सोखता है, उसके बाद स्प्राउट होता है, उसके बाद साइज इंक्रीज होता है, तो ये भी नहीं होता है। ठीक है, पहले एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, पहले एब्जॉर्प्शन होता है उसके बाद स्प्राउट निकलता है, उसका साइज इंक्रीज होता है, तो नहीं, क्या होता है, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन यानी पानी लिया, फिर उस जो ये बीज है इसका थोड़ा साइज ये फूल जाएगा, ये बीज क्या फूल जाता है। ठीक है, फूलेगा तो इसका जो कवर है, आउटर कवर, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे ही वो टूटेगा ना तब उसमें से क्या निकलेगा, एक स्प्राउट निकलेगा। क्या निकलेगा, एक स्प्राउट निकलेगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ठीक है, क्रमबद्ध बताना था तो क्रमबद्ध पता चल गया, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइज, स्तनधारी प्राणियों के फेफड़े वायु का आदान प्रदान कहाँ होता है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में वायु का आदान प्रदान कहाँ होता है। ठीक है, ये आप लोग मत देखना प्लीज़, क्योंकि ये जो है वो रिपीट हो गया है। ठीक है ना, इसका इंग्लिश नहीं है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में वायु का आदान प्रदान कहाँ होता है, किस जगह पे होता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा फिगर बनाने की कोशिश करती हूँ, शायद ठीक बने। सॉरी, लिए तो मैंने फेफड़े का फिगर तो बना दिया। ठीक है, तो यही आपसे पूछ रहा है कि वायु का आदान प्रदान कहाँ होता है। ठीक है, तो इसे आप क्या बोलते हो, इसे आप ट्रैकिया बोलते हो, आप सभी को पता है इसे क्या बोलते हो, ट्रैकिया बोलते हो। ठीक है, और ये जो ब्रांचेस रहते हैं इस ब्रांचेस को क्या बोलते हैं हम,
ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। और इस ब्रांचेस से जो अल्टरनेट ब्रांचेस निकलती है उसे हम क्या बोलेंगे? ब्रोंचियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंचियोल बोलते हैं। ओके, लेकिन इसी ब्रोंचियोल के टिप पे जो छोटा छोटा ये स्काई टाइप दिख रहा है, ये जो मैं राउंड कर रही हूँ, इसी को हम क्या बोलते हैं? एल्यूवली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्यूवली बोलते हैं। ठीक है ना, ALVEOLI, एल्यूवली। इसी का वर्क क्या होता है? इसी का जो वर्क होता है ना गाइज, यही क्या करता है? एक्सचेंज करता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है। ठीक है, वायु का आदान प्रदान का कौन करता है? एल्यूवली करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एल्यूवली, यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। मैं कलर इसलिए चेंज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो। ठीक है, बस ये मत समझ लेना कि हाँ मिस बस कलर चेंज कर रही है। ठीक है, ताकि ईजिली वे में समझ में आए। स्क्रीन थोड़ा छोटा है इसलिए मैं कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो क्या करता है? एल्यूवली एक्सचेंज करता है गैसेस का। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है? तो गाइज लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सजीव जंतुओं में होने वाली कुल जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के समुदाय को किस नाम से जाना जाता है? यानी क्या पूछ रहा है कि सजीव जंतुओं में जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, यानी बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो होती हैं, ठीक है ना, किसमें? लिविंग और एनिमल्स में, उसको किस नाम से जानी जाती है? बायोकेमिकल प्रोसेस यानी क्या? यानी एनर्जी का फॉर्मेशन, सिंपल लैंग्वेज में समझ लो। यानी जो क्या होता है एनर्जी का, वैसा उस प्रोसेस का नाम पूछ रहा है जिस प्रोसेस के थ्रू अगर ड्रिंक और वाटर आप लोग लेते हो तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यही आपसे पूछ रहा था। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सबको पता है। उसे क्या बोलते हैं? हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, चलो बता देती हूँ एनाबॉलिज्म में क्या होता है। एनाबॉलिज्म का वर्ड क्या होता है? तो एनाबॉलिज्म क्या करता है ना, ये कंस्ट्रक्शन का काम करता है, यानी जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? कंस्ट्रक्शन का काम करता है। छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़कर बड़ा बनाता है। ठीक है, और केटाबॉलिज्म क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। ये ब्रेक डाउन करता है, यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर पार्ट्स में ये तोड़ता है। ठीक है, और यही दोनों एनाबॉलिज्म प्लस केटाबॉलिज्म मिलकर क्या बनाता है? मेटाबॉलिज्म बनाता है। यानी अगर एनाबॉलिज्म को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और केटाबॉलिज्म को सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? मेटाबॉलिज्म बनाता है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बनाता है। तो आपको पता चल गया कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में क्या होता है? एनाबॉलिज्म भी होता है और केटाबॉलिज्म भी होता है। एनाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन भी होता है और कंस्ट्रक्ट भी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यानी मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।